जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जो इतिहास में हमने अभी तक देखा कि उसका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया, और इसके बाद हमने इंडस वैली सप्लाई से यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे वैदिक लोगों का भौगोलिक विस्तार। इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और क्या कैसा था, इस संबंध में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास। आर्यमुक्ता सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा प्रदेश, जहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता रही थी, उसी प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश नाम दिया गया। 7 नदियों का। पैतृक लोगों को ही आर्य कहा जाता है। तो पैतृक लोग थे, उन्हें आर्य कहा जाता है, क्योंकि ये सभ्यता आर्य द्वारा निर्मित थी, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहते हो। पैतृक सभ्यता क्योंकि इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए पैतृक सभ्यता कहा जाता है। वो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नति सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया, और संपूर्ण ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसे नदीत्मा कहा गया है। गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। आर्यमुक्ता कहाँ रहते थे? आर्यमुक्ता सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। और कहाँ रहते? सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्यमुक्ता सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सैंधव प्रदेश में रहते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नति सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नति सूक्त का उल्लेख है, जिसमें कुल 21 नदियों का उल्लेख है। तथा नति सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। और संपूर्ण ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। संपूर्ण ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है। ये भौगोलिक विस्तार में इनके हम नदियों क्यों पता है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। भाई 30 का वर्णन होगा तो इससे ये मान जाते कि यहाँ कई होंगे, इसे देखा होगा, तभी तो उसका वर्णन किया है। उस सबसे ज्यादा प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी।
सबसे प्रमुख नदी, क्योंकि इसका सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। ये उल्लेख किसका कितनी बार हुआ, उसी से उसकी प्रमुखता की जानकारी मिलती है। सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, इसका सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। और गंगा नदी का मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। तो इसके उस सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदीतमा यानी नदियों की माँ कहा गया है। ऋग्वेद के लोगों ने मूंजवंत पर्वत का उल्लेख किया था। इसकी हिंदुकुश, वर्तमान में हिंदुकुश नामक पर्वत से पहचान की गई है। वो हिमवंत पर्वत का भी तो पर्वतों को उल्लेख, एक मूंजवंत और दूसरा हिमवंत। हिमवंत वर्तमान समय के हिमालय से पहचान की जाती है और मूंजवंत को हिंदुकुश पर्वत से। ठीक, तो इसका एक भौगोलिक विस्तार था जिससे हमें जानकारी मिलती कहाँ से कहाँ तक नदी। भौगोलिक में सबसे पूर्वी नदी का उल्लेख गंगा नदी के रूप में एक बार उल्लेख, और पश्चिम में कुंभा नदी का, और उत्तर में कोमल नदी का सबसे उत्तरी नदी के रूप में उल्लेख देखने को मिलता है। इसके पास इनका राजनैतिक जीवन आएगा। राजनैतिक जीवन के संबंध देखते हैं हम। ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज में जीवन कबायली था, मतलब इन कोई पैसा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य नहीं हुआ करता था। एक कबायली तरीके के जीवन व्यतीत होता था। एक तरीके खाना पतोसी जो डेरा यहाँ से वहाँ लिए फिरते उस टाइप में। अभी राजा किसी निश्चित भूभाग का स्वामी नहीं होता था, क्योंकि राजा के पास कोई एक निश्चित जमीन नहीं होती थी कि इस जमीन का मालिक है। ये एक यहाँ से वहाँ ट्राइबलिंग होती रहती थी। राजा के ना कोई तब निश्चित भूभाग का स्वामी नहीं होता, तो कोई कर भी नहीं लगाता राजा। राजा को लोग इच्छा अनुसार कर दिया करते थे। अपनी जिसकी जितनी इच्छा उतना करते देते थे उसके जीवन यापन के लिए। और राजा उसके बदले में उनकी क्या रक्षा करता था, और उसके बदले में जो इच्छा होती थी वो करते देते थे। और ना कोई स्थायी सेना रखता था राजा। वो जो कर देते थे लोग राजा को इच्छा अनुसार, उसे बलि कहा जाता था। तब ना राजा कोई कर लगाने का वो नहीं, अधिकार नहीं है, और ना कोई निश्चित भूभाग, तो राजा निरंकुश हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में। तो ऋग्वैदिक काल में राजा निरंकुश भी नहीं होता था, कि उसकी सहायता के लिए 3 समितियां होती थी। तो उसके समितियां संस्थाएं जिन्हें कहते, तो उसके शासन काल में उसकी सहायता करते थे कि हिसाब से क्या करना है। समिति, पिता और सभा नामक 3 समितियां होती थी। तो इन्हें इस बारे में राजा को सलाह देती थी कि आपको क्या के हिसाब से करना है। यहाँ पर जो राजा होता था, राजा किसी निश्चित भूख का भूभाग का स्वामी नहीं था, नहीं था। ठीक, जब वो किसी भूभाग का स्वामी नहीं था तो वो कर भी नहीं लगा सकता था कोई। तथा राजा कोई कर यानी टैक्स नहीं लगाता था।
लोग अपनी इच्छा अनुसार कर देते थे। लोग अपनी इच्छा अनुसार कर यानी टैक्स देते थे, जिसे बलि का, जो लोग कर देते थे उसे क्या कहते थे? बलि। जिसे बलि कहा जाता था। और राजा पंचानुकत भी नहीं होता था। ऋग्वैदिक कालीन राजा वंशानुगत नहीं था। अभी पंचानुगत का मतलब क्या होता है? सवाल तुम्हारे अंदर उठना चाहिए। पंचानुगत नहीं होता था। पंचानुगत का मतलब जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये जरूरी नहीं थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक तरीके लोकतंत्र के तरीके रहता था। ये सभा समिति और पितस नामक समितियां थी। ये राजा का भी चुनाव करती थी, उन्हें राजा को हटा भी सकती थी, क्योंकि इनके ये जो नहीं था, जो राजा था अगला राजा उसका बेटा ही बने। कोई भी जो श्रेष्ठ होता था, योग होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। राजा की सहायता, राजा की सहायता के लिए 3 समितियां हुआ करती थी। के लिए 3 समितियां होती थी। सभा, इन समितियों के नाम क्या थे? एक का नाम सभा था, दूसरे का समिति। समितियां संस्था, एक का सभा, दूसरे का समिति, और तीसरे का नाम पितस था। जिनमें पितस ये सबसे प्राचीन थी। ये सबसे प्राचीनतम समिति थी। ये जो समिति नामक संस्था थी, ये आम लोगों की संस्था थी। आम लोगों की संस्था थी ये। और सभा तो थी, ये उच्च और कुलीन लोगों का समूह था। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। उच्च या कुलीन, उच्च कुलीन लोगों की संस्था। संस्था थी। सबसे मेन भाई इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं था। महिला इसमें नॉट अलाउड थी। ठीक, तो यहाँ तक का समझ में आया होगा। इनका राजनीतिक जीवन आगे पढ़ते, इनके राजनीतिक जीवन में क्या था? ये सभा और समिति 3 संस्थाएं थी, और राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे।
होते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। कहा जाता था। तथा राजा को राजन कहा जाता था। राजा को क्या राजन कहते थे, और जो कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था, जो राजा की सहायता करते थे। इनमें सभी रत्निनों में सबसे प्रमुख रत्निन तो था वो पुरोहित है। रत्निनों में सबसे प्रमुख पुरोहित था। पुरोहित एक प्रकार पंडित होते, धार्मिक काम काजों को देखते हैं, पूजा पाठ संबंधित, तो धार्मिक सलाह देते रहता को उन्हें पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित उस समय साथ साथ धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक सलाह भी देते थे। इसके बाद सेनानी का नंबर आता था। पट्टमहिषी उसकी प्रधान पत्नी को बोला जाता था। युवराज जो उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। इस हिसाब से उनकी विभाजन था। कुछ रत्निन थे तो देखने को मिलते ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक विभाजन कैसा था? सबसे ऊपर कौन होता था? जन। जन के नीचे विष आता था। विष के नीचे क्या आता था? ग्राम। ग्राम ये राजनैतिक विभाजन था। ग्राम के नीचे होता था कुल। तो राजनैतिक विभाजन नहीं, सामाजिक विभाजन में आता था। कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप। तो तुम्हारे परिवार, कुल यानी परिवार का मुखिया कौन सा होता है? कुलप होता है। तो एक राजनैतिक नहीं था, ये केवल समाज की इकाई थी, सामाजिक इकाई में। और ग्राम का मुखिया, ग्राम को क्या ग्रामीण कहते थे? ग्रामीण। क्योंकि परिवार लेवल में कोई सरकार की हस्तक्षेप जाती नहीं होती है, ग्राम लेवल में अधिकारी होता है सरकार का, जैसे ग्रामीण कहते थे। और पिस के मुखिया तो होता था, उसे पिसपति कहते थे। पिसपति। उस जन के मुखिया को राजन। ये उनका प्रशासन। कुल तो जाए, कुल को ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ये क्या है इनकी? ये सारे सारे प्रमुख हैं इनके, जो प्रमुखों के नाम। प्रमुख मतलब है ना, किसे क्या कहा जाता था। वो जो कुल थी ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। समाज की सबसे छोटी इकाई। जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। वो ग्राम था, कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था। तो ग्राम थे बनता था कई कुलों से मिलकर, कई कुल मिलकर। ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। तब ग्रामीण न्याय का कार्य करता था तो इसे ग्रामवासी कहा जाता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की
सबसे छोटी, समाज की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो कुल, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो वो होगी ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर पीस बनता था, कई ग्रामों को मिलाकर मिलाकर विष बनता था। इसके प्रमुख को विषपति कहते थे, और कई विषों को मिलाकर जन बनता था। ये कई विष मिलाकर, कई विष को मिलाकर जन बनता, जिसका रक्षक, जन का रक्षक राजन कहलाता था। ठीक, तो इनका राजनीतिक विभाजन हो गया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए क्लास आ चुकी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते दोस्तों, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, जिससे कि हमें आगे जानकारी मिलती है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय हिंद, जय भारत।